नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेब ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 8 की। तो लेक्चर नंबर 7 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम आगे लेक्चर नंबर 8 में बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल्स का। तो लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने डिफ्रैक्शन पर काफी सारी चर्चाएं की थी। तो उसी का एक आखिरी पार्ट यहाँ पर समझ लीजिए आप, जो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल्स के द्वारा किया जाता है। मतलब कि एक्स-रे का क्रिस्टल के साथ डिफ्रैक्शन, इसकी स्टडी करनी होती है। आपको ये बात पता है कि डिफ्रैक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट का साइज होना चाहिए, या फिर जिस वजह से डिफ्रैक्शन हो रहा है, ऑब्स्टेकल हो या एपर्चर हो या फिर कोई और वजह, तो जो साइज होना चाहिए वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ होना चाहिए। अब एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो काफी छोटा होता है, काफी कम होता है। तो उतना कम स्पेसिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से संभव नहीं है। मतलब कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू आप लाइट के डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक्सरे के डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो गैप आपको आएगा वो उस वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे से काफी ज्यादा है। तो वहां पर एक्सरे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के साथ आपको डिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा। तो इसकी जगह फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, तो जो क्रिस्टल्स होते हैं, तो क्रिस्टल्स के बारे में हमें पता होता है कि वहाँ पर जो एटम्स होते हैं उनका पोजीशन फिक्स होता है, और वो फिक्स पोजीशन के हिसाब से वो कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं कि उनमें कई सारी लेयर्स बनी, लेयर वाइज फॉर्मेशन होता है। एटम्स का एक लेयर, उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, इस तरह से लेयर वाइज फॉर्मेशन हम समझ सकते हैं किसके साथ होता है, क्रिस्टल। तो ये जो स्पेसिंग है, जो स्पेस है, जो गैप है दो लेयर के बीच का, वो गैप जो है वो एक्सरे के वेवलेंथ के कंपेरेबल आ जाता है। और अगर ऐसा है तो फिर हम लोग एक्सरे को यहाँ पर क्रिस्टल के स्पेसिंग के हिसाब से उसके साथ अगर इंटरफेयर करा देते हैं तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न या इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो जाता है। तो उसी के संबंध में है यहाँ पर, और इसको आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के नाम से जानते हैं डिटेल में। तो इसी को एक शॉर्ट में समरी के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है, इस पर ध्यान देना है। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल। तो यहाँ पर ये एक लेयर लिया गया जो अपर प्लेन को बता रहा है, इस तरह से एटम्स लगे हुए हैं, और ये एक अपर प्लेन हो गया, ये हो गया दूसरा लोअर प्लेन, इस तरह से। और इनके बीच का जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हुआ या इंटर प्लानर डिस्टेंस, दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस स्पेस का, वो डी मान लिया। ठीक है। अब मान के चलो कि इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे इस तरह से लाई जा रही है, तो उसमें से कोई बीम जो है यहाँ पर एक एटम से टकराई और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो। दूसरी बीम जो है, इसमें बहुत सारी बीम्स आ रही है, वो इधर अपना पास हो गई या कुछ इधर गया, इसके साथ कोई पैरेलल नहीं हुआ। लेकिन इस कोई ना कोई जरूर रे होगी जो ठीक इससे नीचे वाले एटम के साथ यहाँ पे टकराएगी, और इतना जिस हिसाब से यहाँ पर एंगल थीटा बनाया है, इधर थीटा बनाएगा बनाएगा, इस तरह से पैरेलल रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो आपके पेयर ऑफ दो लाइन, दो रेज हैं जो यहाँ के रिफ्लेक्शन के बाद आई है, तो इनमें क्या हो गया है, अब इनमें कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस डेवलप हो। और अगर वो पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा है, लेमडा के इंटीग्रल मल्टीपल में है, और तो फिर क्या होगा, लेमडा के इंटीग्रल मल्टीपल में है तो ये लोग जहाँ भी जाएंगे आपस में इंटरफेयर करके एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का काम करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे किसी भी स्पॉट पर आगे जाएगा। तो ये बहुत लेजर बीम टाइप से होता है, ये एक्सरे बहुत ही नैरो बीम होता है, इसलिए आप इसमें ये मत समझिएगा कि यहाँ पर हमें कोई बहुत बड़े स्क्रीन की जरूरत होगी, ऐसी बात नहीं है। एक फोटोग्राफिक फिल्म को आप यहाँ पे रख सकते हैं और उस पर एक स्पॉट के रूप में आपको दिखाई देगा। और स्पॉट की इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा है तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और स्पॉट की इंटेंसिटी अगर कम है तो समझेंगे सिंपली रिफ्लेक्शन हुआ है, उसमें कोई इन्फोर्समेंट नहीं। तो होता भी यही, हम लोग यहाँ पर एक फोटोग्राफिक फिल्म को स्क्रीन के रूप में यहाँ पे रख देते हैं, और उस पर जो स्पॉट आता है अगर उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर जरूर वो लोग आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, और मैक्सिमा जो कंडीशंस है वो मैक्सिमा का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अगर इंटेंसिटी वीक है तो फिर कोई बात नहीं, वो जनरल यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन है, तो समझेंगे सिंपली रिफ्लेक्शन हुआ है, तो उसका स्टडी नहीं करना।
तो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा, बस वहीं पर हमारी ये डिफ्रैक्शन वाली बात जो है वो ट्रू होगी, है ना? और वो चीज़ किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए होगा, किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल के साथ होगा, क्योंकि सभी क्रिस्टल की जो इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस है वो अलग-अलग हो सकती है। और एक्स-रे कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ कितनी है ना? इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि जो हम लोगों को यहाँ पर स्पॉट मिलेगा, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी या कैसी, ठीक है? तो उसी के संबंध में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो एक रे आई और लौट गई, और दूसरी देखिए यहाँ पर से फिर ये ऐसे लौटी, और ये अगर मान लो एक ब्राइट स्पॉट बना रहा है किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए, थीटा जहाँ क्या है, तो थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम, इंसिडेंट बीम या रिफ्लेक्टेड बीम का एंगल है किससे, तो सरफेस, प्लानर सरफेस जो है क्रिस्टल का, उस सरफेस के साथ हम लोग एंगल ले रहे हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को मत समझिएगा, ये एंगल जो है वो क्या है, तो जो प्लेन है हमारा क्रिस्टल का, उसके साथ एंगल इंसिडेंट रे का या रिफ्लेक्टेड रे का भी उतना ही है, ठीक है? तो ये बात हो गई। और डी क्या है, तो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल। तो इस तरह से बहुत सारे प्लेन्स होंगे, तो हम लोग इन्हीं कंसेक्यूटिव दो प्लेन के स्टडी कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा एक प्लेन और भी होंगे। तो क्लियरली द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज, उसको समझने की जरूरत है कि ये दोनों जो रेज अभी आ रही हैं और जो रिफ्लेक्ट होकर के गई, के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा, उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर अच्छे से इसको समझने के लिए देखिए, जैसे ये रे तो आई और सीधे यहाँ से मुड़, ठीक है? दूसरी जो यहाँ पर आई, तो वो यहाँ से फिर टकराने के बाद मुड़ी। तो आप इस पोजीशन से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ की, और फिर इसी पोजीशन से यहाँ पर परपेंडिकुलर को ड्रॉ। फायदा क्या हुआ कि अब ये वाली जो परपेंडिकुलर आपने लाइन ड्रॉ करनी है, इसके इस तरफ दोनों ने इक्वल लेवल को क्रॉस किया, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ से इधर एक जैसा हो गया और यहाँ से इधर एक जैसा हो गया, ठीक है? मैंने इनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। एक चीज और कंफ्यूजन दूर कर दूं आपका, यहाँ पर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत सोचिएगा, ये इंटर स्पेस गैप ही है, तो यहाँ जैसे स्पेस है तो यहाँ भी आपका स्पेस ही मत रहेगा, इसलिए म्यू का कोई झंझट यहाँ पर आप नहीं लेंगे, ओके? तो ये सीधा आपका, अब जो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ चलना पड़ा सेकेंडरी को, उसको अगर आप 1 कर दीजिए तो 2 कर दीजिए, है ना? तो जो एक्स्ट्रा ये पाथ लेंथ चलना पड़ा वो ये वाला पाथ लेंथ, और इसे आप गौर से देखिए, तो ये डिस्टेंस डी है, तो ये वाला यहाँ से डी हो गया। और ये देखिए ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ऊपर में थीटा, तो नीचे 90 माइनस थीटा, और फिर ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो इधर भी वापस आ जाएगा थीटा, ठीक है? तो ये भी आपका रह गया, थीटा रह गया। और ये अगर थीटा है और ये डी है, ये 90, देखिए थीटा के ठीक सामने, तो क्या बन जाएगा, डी साइन थीटा, ठीक है? तो डी साइन थीटा यहाँ पर हो गया, और उसी प्रकार से इधर भी देख सकते हैं, तो ये भी इस तरफ थीटा, डी के ठीक सामने, तो ये हो गया डी साइन थीटा। तो टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस आपको आएगा, वो ये और ये ऐड होकर के आ जाएगा। ऐड कितना आ गया, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, दैट इज 2 डी साइन थीटा। तो ये चीज को याद रखिएगा कि इस केस में पाथ डिफरेंस हमारा आता है, दैट इज 2 डी साइन थीटा, ठीक है? ओके, अब आगे देखिए, एज वी नो दैट टू बीम्स रीइंफोर्स ईच अदर। जब भी टू बीम आपस में रीइंफोर्स करेंगे कंस्ट्रक्टिवली, इसका मतलब इंटरफेयर करेंगे, मैक्सिमा का फॉर्मेशन करेंगे, कब, when their path difference becomes equal to integral multiple of lambda। ये हमने इंटरफेरेंस में समझा था इन चीजों को। Hence from the condition of constructive interference maxima in the reflected beam, जिसका मतलब हुआ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड बीम में मैक्सिमा बनेगा, मतलब काफी ज्यादा तेज इंटेंसिटी आपको प्राप्त होगी, will be given as delta x equal to 2d sin theta equal to l lambda, क्योंकि डेल्टा एक्स के बाद हो जाना चाहिए एल लैम्डा के बराबर, और डेल्टा एक्स क्या था हमारा, 2d sin थीटा। तो ओवरऑल इक्वेशन आप लिख सकते हैं 2d sin थीटा इक्वल टू l lambda, एंड n इज 1 2 3, तो अगर फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड, थर्ड, तो इस तरह की चीजें होती है। और इसी इक्वेशन को नाम होता है ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स इक्वेशन, तो ये ब्रैग साहब नहीं हो जाता है, इसलिए उन्हीं के सम्मान में तो कहा जाता है ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स इक्वेशन, याद रखिएगा 2d sin थीटा इक्वल टू l lambda, ओके? तो जहाँ पर डी हो गया यही, इधर मॉलिक्यूलर स्पेस या दो प्लेन के बीच का दूरी, और थीटा हो जाएगा आपका एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे विद द सरफेस, ओके? सरफेस के साथ सरफेस ऑफ द क्रिस्टल प्लेन, ये चीजें हो जाएगी। और लेम्डा हो गया जो
एक्सरे का जो वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो। तो हमें अगर इसमें फ़ायदा क्या होता है इस इक्वेशन का, फ़ायदा यही हो जाता है कि अगर हमें इफ द वेवलेंथ एंड डिफ्रैक्शन एंगल आर मेजर्ड, क्योंकि लैब में जब हम काम करते हैं हम लोग एंगल को आराम से मेजर कर सकते हैं। तो डिफ्रैक्शन एंगल, इसको डिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं, है ना? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एंगल थीटा पर आपको जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम तो आपको हर एंगल थीटा पे मिल जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ब्राइट का फॉर्मेशन ही करे, मैक्सिमा का ही फॉर्मेशन करे। वो एवरेज भी रह सकता है ना? लेकिन अगर कभी आपको ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैक्सिमा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटीज़ आ रही है, तब समझ जाए कि हाँ, वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह की, क्योंकि डिफ्रैक्शन होता है तो आप जानते हैं सेंट्रल वाला ब्राइट जो होता है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है और वो भी असल में क्या है, सुपरपोज़िशन ही तो है। तो इफ द वेवलेंथ एंड डिफ्रैक्शन एंगल आर मेजर्ड, अगर आप वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा से जो है आप पहले से जान रहे हैं उसका लैम्डा, और आप एंगल जान रहे हैं थीटा, तो आप क्रिस्टलोग्राफी के दौरान डी को निकाल सकते हैं, मतलब दो एटम के बीच की दूरी है उस दूरी को आप मेजर कर सकते हैं। तो if the wavelength and diffraction angle are measured, the Atomov equation can be used to calculate the spacing between the atomic planes. Okay, तो इनको आप atomic planes का भी नाम देंगे, इनके क्या दूरी है, तो वो दूरी को भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो मेन आइडिया इसका यही है, ये बैक्स इक्वेशन, बैक्स लॉ याद रखिएगा, 2d sin थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, जहाँ n1 नोट करके एक बार जरूर फिर से मेंशन कर लेते हैं कि देखिए बोथ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो होता है, दे आर द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। दोनों जो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव के ही रिजल्ट हैं। इंटरफेरेंस में भी सुपरपोजिशन होना था और डिफ्रैक्शन में भी सुपरपोजिशन होना है, तो दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज ही करते हैं। तो दे आर ऑफन प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, तो अक्सर जहाँ भी आप इंटरफेरेंस देखोगे तो वहाँ पे डिफ्रैक्शन भी ऑलरेडी हो रहा होता है, चल रहा होता है, ठीक है? तो डिफ्रैक्शन हो रहा है और डिफ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग तो आप समझ ही रहे हो कि वहाँ पर रेस थोड़ा बैंड हो जाती है ना। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो भी आपसे थ्योरेटिकली एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक बार हम लोग जरा वो भी समझते हैं। आइए बच्चों, कंपटीशन में कई बार आपको ये जानकारियाँ काम दे देती है। तो डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा फटाफट देखिए। इंटरफेरेंस एक तरफ, डिफ्रैक्शन दूसरी तरफ। तो इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव। देखिए सुपरपोजिशन की वजह से दोनों फेनोमेनन हो रहे हैं, इंटरफेरेंस भी हो रहा है, डिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और भी कई सारे फेनोमेनन होते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या हो रहा है, तो ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेस यहाँ पे होने चाहिए, मतलब दो अलग अलग वेव फ्रंट्स भी होने चाहिए। यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस या फ्रॉम टू डिफरेंट वेव, अलग अलग वेव फ्रंट्स होने चाहिए, वहां से आपको वेव्स आ रही हो और वो आपस में सुपर इम्पोज करे तो इंटरफेरेंस दिखता है। लेकिन जब डिफ्रैक्शन दिखेगा तो इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स फ्रॉम सेम वेव फ्रंट, ठीक है? ये वेवलेट्स को आप कोहेरेंट सोर्स की तरह मान सकते हो, सेकेंडरी सोर्सेस, और लेकिन वो प्रेजेंट कहाँ होने चाहिए, सेम वेव फ्रंट पर, एक ही वेव फ्रंट पर, तभी दिखता है डिफरेंस। फिर जब इंटरफेरेंस होता है तो हमें पता है कि ऑल ब्राइट फ्रिंजेस जितने भी होते हैं सेम इंटेंसिटी के होते हैं, लेकिन ऐसी बात यहाँ डिफ्रैक्शन में नहीं होती, इंटेंसिटी घटती जाती है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम, ठीक है? सेंट्रल वाले की बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद जो सेकेंडरी आती है उन सबकी बहुत कम हो जाती है, फिर अगली जो आती है वो और कम हो जाती है। द डार्क फ्रिंजेस आर ऑलमोस्ट ब्लैक, इसमें जो इंटरफेरेंस में जो हमारा डार्क मिलता है इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब ऑलमोस्ट ब्लैक, एकदम डार्क। लेकिन यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस परफेक्टली ब्लैक होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि डिफ्रैक्शन का फेनोमेनन है, रेज मुड़ जाया करती है और किसी का कुछ ना कुछ मैक्सिमा जो है, कहीं जहाँ पर मैक्सिमम का ज़्यादातर रेज के मिनिमा आ रहे हैं तो वहाँ किसी न किसी का मैक्सिमा भी आ जाता है, तो उसको परफेक्टली ब्लैक होने नहीं देता। इस तरह की चीज़ें हैं। फ्रिंजेस आर सेम विड्थ, यहाँ जो भी फ्रिंज बनती है वो लैम्डा डी बाई टू डी, यहाँ टू डी डिस्टेंस हम लोग पढ़े तो ये रहता है, लेकिन यहाँ पर ये विड्थ चेंज हो जाता है। जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है वो डबल द विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा होती है, सो विड्थ्स आर नॉट इक्वल, है ना? तो ज़्यादातर आपको सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछता रहता है, फॉर्मूला टू लैम्डा डी बाई डी, जहाँ डी हम लोग विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट यहाँ पे लिखते हैं। ये थोड़ा सा अंतर रहता है, ध्यान रखिए। दी नंबर ऑफ बैंड्स इज लार्ज, इसमें कई सारे मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ही बनेंगे और फिर खत्म हो जाता है। नंबर ऑफ बैंड्स स्मॉल,
और फाइनल वन, बैंड्स आर इक्वली स्पेस। तो जो बैंड है यूनिफॉर्म होता है ना, इक्वली स्पेस होता है, लेकिन यहाँ पर वो इक्वली स्पेस नहीं होंगे, बैंड्स आर अनइक्वली। तो जब इस तरह का हमें पैटर्न दिखाई देता है, जो कि एक्सरे वाला डिफ्रेक्शन पैटर्न में इस तरह से दिखता है कि सेंटर पर खूब ब्राइट और उसके बाद कुछ डार्क, कुछ ब्राइट, कुछ डार्क, कुछ ब्राइट, इस तरह का आ रहा है, कुछ ही पैटर्न टाइप से आ रहे हैं। तो जब इस तरह के पैटर्न को फॉलो करता है, हम लोग कहते हैं डिफ्रेक्शन हो रहा है। और अगर इस तरह के पैटर्न को फॉलो किया तो इंटरफेरेंस। ठीक है। देखिए, नेचुरली ज्यादातर अकरिंग जो आपको होगा जब आप लैब में एक्सपेरिमेंटल कुछ अरेंजमेंट करके इस तरह से, जैसे एक्सरे के साथ आप काम कर रहे हो, क्रिस्टल के साथ काम कर रहे हो, तो वहां पर आप देखोगे तो इस तरह के पैटर्न ही आपको ज्यादातर अवेलेबल होते हैं। और ये जो है इस तरह के पैटर्न को लाने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट आपको स्लिट्स डिफरेंट डिफरेंट बनाने पड़ते हैं। तो मेन आइडिया है क्या, डिफरेंट वेव फ्रंट से अगर रेज आकर के सुपर इंटरफेरेंस होगा, और सेम वेव फ्रंट से आकर के अगर सुपर इम्पोज हो रही है तो डिफ्रैक्शन हो। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, पैटर्न दोनों में बनते हैं, है ना, सेंटर पर दोनों में आपको ब्राइट मिल जाया करेंगे, है ना, अगर कोई और स्पेशल क्या हुआ है आपको। और दोनों की अपनी अपनी खासियत। ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कभी कभी, तो देख लीजिए इसको। और फिर अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, एक्सप्लेन करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे पहला देखिए, ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट से 50 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस मान रहे हैं वहां से कुछ दूरी पर रखा हुआ है एक आपका स्क्रीन, विच इज इल्यूमिनेटेड विद 6000 एंगस्ट्रॉम ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो भी पैटर्न आपको आ रहा है, डिफ्रेक्शन पैटर्न, वो 6000 एंगस्ट्रॉम लाइट से इल्यूमिनेटेड करने के बाद आ रहा है। If distance between first and third minimas in the diffraction pattern is 3 mm, अगर कहता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट और थर्ड मिनिमा का है उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 mm, तो आपको फाइंड करना है विड्थ ऑफ द स्लिट। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझिए। क्या क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, लेमडा 6000 एंगस्ट्रॉम, और y3 माइनस y1 का जो डिफरेंस हो गया वो आपको 3 mm दिया। अब आप क्या जानते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग। हम लोग को पता है कि एम एस मिनिमा, क्योंकि डिफ्रेक्शन पैटर्न में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मिनिमा का ही फार्मूला मिलता था। एम एस मिनिमा के लिए हम लोग लिखते थे ए साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा। ओके, ए साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा लिखते थे। तो यहाँ पर चूंकि थीटा बहुत छोटा होता है, इसीलिए साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड विद टेन थीटा। तो ए टेन थीटा कैन बी रिटन एज एम लेमडा। और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस उसके साथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मान लीजिए वाई एम, तो वाई एम बाई डी यू, ठीक है, इक्वल टू एम। मान लीजिए कि वहाँ एम एच मिनिमम फॉर्म हो रहा है, तो वाई एम बाई डी लिख दिया। तो आपका वाई एम का फॉर्मूला क्या बनेगा, एम लेमडा और ये डी गुना हो जाएगा डिवाइडेड बाई, तो एम लेमडा बाई डी। ओके, फॉर एम एच मिनिमा, एम एच मिनिमा, अब आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, वाई एम, एम एच मिनिमा के लिए वाई एम फार्मूला क्या हो गया, मतलब सेंट्रल पोजीशन से ऊपर या नीचे जो डिस्टेंस आपको आएगा वो इस फार्मूला से आप निकालें, जहाँ पर एम एच मिनिमा फॉर्म कर रहा हूँ, एम लेमडा डी बाई ए, याद रखिएगा एम लेमडा डी बाई ए। ओके, अगर पहली मिनिमा की बात होगी तो 1 हो जाएगा, तो लेमडा डी बाई ए हो जाएगा। ओके, दूसरी की बात होगी तो 2 लेमडा डी बाई हो जाएगा, तीसरी की बात होगी तो 3 लेमडा डी बाई ए हो जाएगा। ओके, ये सब ध्यान रखिए। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो बोला उसके हिसाब से पुट कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है y3 माइनस y1 इज 3m। तो ठीक है, y3, तो 3 यहाँ m की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 लेमडा डी बाई ए हो जाएगा, माइनस y1 की जगह m हो गया यहाँ पर 1, तो हो गया लेमडा डी बाई, इसको माइनस किया तो 2 लेमडा डी बाई ए हो गया, 3 mm, तो 2 lambda डी बाई ए 3 mm। ओके, तो ए निकालना है, दैट मीन्स ए इक्वल टू, इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 2 lambda डी बाई माइनस 3 से हमने फाइनली यहाँ पर वैल्यूज को रखते हुए सॉल्व किया है। तो आप भी कर सकते हैं, लेमडा को उठाओ 6000 एंगस्ट्रॉम रखो और डी 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर। ओके, तो सभी अच्छे से आप कन्वर्ट कर लो, तो ए आपको मिल जाता है 0.2 मिलीमीटर। ओके, 0.2 मिलीमीटर, ध्यान रखिएगा। और हम लोग ये थोड़ा सा पढ़े थे कि जैसे यहाँ पर कोई वाई एम किया और उसके लिए जो ए साइन थीटा आएगा पार्ट डिफरेंस एक तरह से, वो एम लेमडा के बराबर मिनिमम। तो ध्यान रखिएगा और ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब इसी फॉर्मूला के आधार पर हम नेक्स्ट सवाल को भी बना सकते हैं। देखो,
A beam of light of wavelength 400 nanometer falls on a narrow slit, and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away from the slit. It is observed that second order minima occur at a distance of 2 mm from the position of central maximum. Find the width of the slit. तो बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है. क्या क्या दिया हुआ है? लेमडा दिया हुआ है, 400 डी डिस्टेंस दिया हुआ है, स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी 2 मीटर, और उसके बाद आपको कह रहा है कि ऑब्जर्व किया गया सेकेंड ऑर्डर मतलब y2 यहाँ पर y2 की वैल्यू आपको दे रहा है 2 mm. तो आप y2 इक्वल फॉर्मूले में m बराबर 2 रख देंगे तो 2 लेमडा डी बाई हो जाएगा. 2 लेमडा डी बाई 2 इज 2m. और अब आपको ए पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल सा सवाल होगा. 2 लेमडा डी बाई ए 2mm और लेमडा और डी आपको दिए हुए है ना. तो ए इधर कर देंगे तो इधर आ जाएगा, और फिर अपना ए आप सॉल्व कर लीजिए. तो ओवरऑल सॉल्व करके 0.8 mm आपको यहाँ पर जवाब मिल जाएगा. तो ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार खुद से बना लेंगे, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं. आइए बच्चों, इन दो सवालों को देखिए, बिल्कुल आसान है की तरह से. A beam of light of wavelength 600 nanometer from a distant source falls on a single slit 2 mm wide, and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. So what is the distance between the first dark fringe on either side of central bright fringe? ठीक है, इसका क्या मतलब हो जानते हो? इनडायरेक्टली ये आपसे विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी पूछ रहा है. तो आपसे जो यहाँ पर देखिए क्या है, ये सब डेटा दिया हुआ है. 600 जो स्लिट की विड्थ है 2 mm, और जो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट के बीच का 2 मीटर सब दे दिया. और क्या पूछा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. तो जो आप जानते हैं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो भी यहाँ पे बनता है, तो आइदर साइड मतलब दोनों साइड इसको उठाना है, ये वाला और ये वाला, ये दूरी इसको बताना है. ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा बनता है तो y1 कहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा y1 बनता है. यही जो दूरी आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये y1 हो गई, तो ये टोटल मिला के 2y. तो दिस इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विड्थ. बीटा से आप इसको दिखा सकते हैं इन केस ऑफ डिफ्रेक्शन. तो इनडायरेक्टली बीटा भी पूछा है. तो अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है कि 2 लैम्डा डी बाई ए होता है बीटा का फॉर्मूला, तो सीधा सीधा आप लैम्डा डी बाई ए पुट कर दीजिए. लैम्डा डी ये सारी वैल्यू है आप पुट कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको सॉल्व करने का मन हो तो आप फिर से आ जाइए. वाई एम आप जनरल मिनिमा के लिए आपके पास ये फार्मूला मिनिमा के पोजीशन के लिए वाई एम इक्वल टू एम लेमडा डी बाई. ओके, एम लेमडा डी बाई. तो इसमें आप 1 पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा लेमडा डी बाई. 1 को पुट किया लेमडा डी बाई और उसको आप सॉल्व कर दिए तो आपका 0.6 एम. 0.6 एम आ गया. और आपको बीटा जो यहाँ पे बताना है, क्या बताना है? 2/1 के रूप में बताना है. तो 2/1 आपका इसका डबल कर दीजिए तो आ गया 1.2. ठीक है, तो 1.2 इसका जवाब. तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा. पोजीशन पोजीशन फॉर mth मिनिमा, ओके, फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से mth मिनिमा. पहला वाला का पोजीशन तो 1 रखें, दूसरा वाला का पोजीशन तो 2 रखें, तीसरा वाले का है 3 रखेंगे. इस तरह का काम होता है. चलिए नेक्स्ट. A slit of width d is illuminated by red light of wavelength 6500 angstrom. For what value of d will the first maximum fall at angle of diffraction of 30? तो पूछ रहा है फर्स्ट मैक्सिमम आना चाहिए और कितने डिफ्रेक्शन एंगल पर? 30 डिग्री. तो देखिए अपने आप में 30 डिग्री क्या है, काफी ज्यादा एंगल है. तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेशन का काम नहीं कर सकते. ठीक है, कई सारे बुक में इसमें अप्रोक्सीमेशन कर लेता है, साइन थीटा ही यूज कर लेता है टेन थीटा की जगह, तो वहाँ पर वो गड़बड़. तो हम लोग यहाँ पर जो प्रोसेस है उसके हिसाब से चलेंगे. स्लिट विड्थ आपसे मांग रहा है, लेमडा दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री पर पोजीशन आना चाहिए फर्स्ट मैक्सिमम. अब फर्स्ट मैक्सिमम का जो पोजीशन होगा ये हमें पता होना चाहिए कि हमें मिनिमा का पोजीशन का फार्मूला मालूम होता है. और हम लोग क्या करते हैं कि उसके दो मिनिमा के ठीक बीच में आपका मैक्सिमा जाएगा. तो जो फर्स्ट मैक्सिमा की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए यही वाला पोजीशन हुआ जो आपको जाएगा, ये रहा y1 का पोजीशन और ये हो जाएगा y2 का. y1 और y2 के बीच में जाएगा. तो मान लीजिए वो y है तो y यहाँ पर आएगा y1 प्लस y2 y1 और y2 के बीच. तो y1 और y2 का एवरेज निकाल देंगे, y1 प्लस y2 तो आ जाएगा उसके. तो वही काम किया गया है. आप y y2 करेंगे. मेरे y1 क्या है तो यहाँ पे 1 रखा था तो लेमडा 2 है.
यहाँ पर ए की जगह टी कह रहा है करने तो लैम्डा डी बाई टू लिखेंगे स्मॉल डी, और वाई टू बस एम बराबर टू रख दीजिए, टू लैम्डा डी बाई डी, और वाई निकालेंगे तो फोर बाई टू करिए, तो ये आपको आ गया 3/2 टाइम्स लैम्डा डी। ठीक है, बस अब इसी में ये वाई आ गया। अब आप गौर से इस ज्योमेट्री को देखिए, तो यहाँ पर टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दी। कई सारे बुक में यहाँ पर साइन थीटा इस्तेमाल कर दिया है, जो गलत है। साइन थीटा तभी आप यूज कर सकते थे जब एंगल यहाँ पे बहुत कम होता है, मतलब 5 डिग्री से भी कम होता है, तब जाके कर सकते थे छोटे एंगल। लेकिन 30 डिग्री अपने आप में काफी बड़ा है, तो आप जो ज्योमेट्री बोलेगा उसी हिसाब से काम करें। तो टेन 30 डिग्री बाई डी, टेन 31/3, और फिर डी देखिए आपका कैंसिल हो गया, तो 3 लैम्डा बाई बचेगा, तो डी स्मॉल डी निकालना है। इस तरह से ये फॉर्मूला पर सेट कर दिए, 3√3 इधर आके इंटू हो गया लैम्डा बाई, तो 3√3 और लैम्डा की वैल्यू जो भी थी 65 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, वो रख दीजिए। अब बाई टू सॉल्व करिए, 1.69 माइक्रोमीटर के लगभग में इसका जवाब। ठीक है बच्चों, एक बार खुद से भी इसको कर लेना है, आगे देखिए। आइए बच्चों, तो सिमिलर पैटर्न पर हम लोग यहाँ भी देखते हैं आगे। ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर from a distant source falls on a single slit 1 mm wide and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. So what is the distance between the second bright fringe on either side of the central bright fringe? Central bright fringe के ब्राइट फ्रिंज के दोनों साइड जो आपको बन रहा है सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तो देखिए सेकंड ब्राइट फ्रिंज हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं बिट्टू, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आएगा तो ये फर्स्ट मिनिमा आएगा, सेकंड मिनिमा आएगा, थर्ड मिनिमा आएगा, y1 y2 y3 के रूप में। और इन्हीं के बीच में जाएगा y1 y2 के बीच में जाएगा b1, y2 y3 के बीच में जाएगा b2 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो आपको बोलता है सेकंड ब्राइट, मतलब यहाँ पर हो गया, तो सेकंड ब्राइट का पोजीशन को हम y मान, तो y क्या है, y2 और y3 के बीच में है, तो y बिकम y2 प्लस y3/2। ठीक है, तो इस तरह समझ लेंगे। तो आपको लैम्डा दिया हुआ है, स्लिट का अपना विड्थ दिया हुआ है 1 mm, और डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम स्क्रीन, तो कैपिटल डी, वो 2 मीटर दिया। और क्या निकालना है हमको, ये वाला y इधर आ गया तो उतना ही y नीचे आएगा, तो उसी के दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मतलब 2y निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड ब्राइट फ्रिंज ऑन आइदर साइड। ठीक है, तो मतलब 2y निकालना है, यहाँ y की वैल्यू क्या होगी, y प्लस y3/2। और यहाँ जो भी हम लोग 1 2 3 यहाँ पे y1 y2 y3 सब लिखेंगे सब मिनिमा के पोजीशन, और हम जानते हैं कि y2 लिखना है तो 2 लैम्डा डी बाई ए, है ना, ये फॉर्मूला नहीं भूलना है। कौन सा फॉर्मूला, वाई एम, देखिए यहाँ भी इस सवाल में भी लिखा है वाई एम इक्वल टू एम लेमडा डी बाई, ओके, वाई एम इक्वल टू एम लेमडा डी बाई ए, ओके, इसी एकमात्र फॉर्मूला से बहुत सारे सवाल। तो जब टू रखना है तो टू लेमडा डी बाई ए, थ्री रखना है 3 लैम्डा डी बाई, तो जब आपको इनका एवरेज निकालना है 3 to 5, 5/2, है ना, 5/2 लैम्डा डी बाई, इस तरह से हो जाएगा। अब आप आगे से तो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, y2 प्लस y3 दिया हुआ है, सीधा सीधा आप 2 + 3 जोड़ देना, 2 + 3 5, और बाई 2 5/2, और बाकी लैम्डा डी बाई आगे लगा दें, वो उतना ही आता है। ठीक है, जब भी एवरेज निकालना होगा इस तरह का काम कर सकते हैं। 2 और 3 को सीधा सीधा जोड़ दीजिए, 5 हो गया, तो 5/2 कर दीजिए और आगे लगा दीजिए लैम्डा डी बाई ए, ओके, प्रोसेस से करेंगे सेम चीज। चलिए, तो y मिल चुका है, 2y चाहिए था, तो 2y के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 5 लैम्डा डी बाई ए बन जाएगा। अब सारी वैल्यू जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में उठा के रखते जाइए। लैम्डा इज 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर के लिए -10⁻⁹ और d इज 2 मीटर, 2 मीटर रखिए, a इज 1 mm, तो 3, और अच्छे से इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें मिलता है 6 mm, ओके, 6 मिलीमीटर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा जाए। A screen is placed 50 centimeter from a single slit which is illuminated with 6000 angstrom light. If distance between the first and third maxima in the diffraction pattern is 3 mm, then what is the width of the slit? तो देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मैक्सिमा के बीच का, तो डी दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, ए पूछा जा रहा है, और हमने क्या किया इस बार y3 माइनस y1 दिया हुआ है, लेकिन ये मैक्सिमा वाले हैं, इसलिए इसको डैश करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, डैश नहीं रहता तो मिनिमा वाला हो जाता, तो डैश लगा दिया, तो मतलब समझ जाएंगे कि मैक्सिमा की वैल्यू यहाँ साइड में लिख दिया मैंने, y3 डैश इज थर्ड मैक्सिमा एंड y1 डैश इज फर्स्ट। अब आप जैसे देखो y3 डैश करना है, तो y3 डैश कहाँ रहेगा, तो y3 प्लस y4/2, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमने बात की कि y जो यहाँ पर क्या था, सेकंड था,
है ना। सेकेंड वाला था, अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसको भी मैं ये लिख सकता था, ये वाला सेकेंड ब्राइट है, तो y2 डैश लिख सकता था, ठीक है। तो y2 डैश कहाँ पे लाई किया था, y2 प्लस y3/2 पे। तो उसी तरह y3 डैश कहाँ लाई करेगा, y3 प्लस y4/2 पे। y1 डैश कहाँ लाई करेगा, तो y1 प्लस y2/2 पे। तो यहाँ जितना भी नंबर रहेगा ना, वो नंबर यहाँ रखिए, फिर आगे एक बढ़ा के रखिए, डिवाइड बाई 2। देखिए 1 है, 1 रखा, आगे एक बढ़ा के रखिए, 2/2। ओके, तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। और अगर आपको ये समझने में दिक्कत है, तो फिर तो आपको फिगर से ही समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने देखिए साइड में फिगर भी बना रखा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये तो सेंट्रल राइट हो गया, इसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट राइट V1, V2, V3, और ये देखिए फर्स्ट राइट के ठीक नीचे Y1, फर्स्ट राइट के ठीक ऊपर Y2। तो मतलब V1 किसके किसके बीच रहेगा, y1 और y2 के बीच में रहेगा। तो 1 है, तो y1 प्लस y2/2। 2 किसके बीच रहेगा, तो y2 प्लस y3/2 के बीच में रहेगा। 3 किसके बीच रहेगा, v3, तो y3 प्लस y4/2 उनके बीच में रहेगा, y3 और y4 के बीच में, है ना। तो उसी तरह से, और अब आपको ये भी बताया 3 4 है, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो 7/2 और आगे लगा दीजिए लेमडा डी बाई 7/2 लेमडा डी बाई, नहीं तो फिर वैल्यू रखिए वाई एम इक्वल टू एम लेमडा डी बाई ए के अनुसार y3 लेमडा डी बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे y4 लेमडा डी बाई ए हो जाएगा, है ना। फिर जोड़िए 7 हो जाएगा 7/2 और लेमडा डी बाई ए आ जाएगा। तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, 3 + 4 = 7, तो 7/2 लेमडा डी बाई। उसी तरह से 1 + 2 3, तो 3/2 लेमडा डी बाई। ओके, ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोला है, तो पुट कर देंगे, y2 डैश में कार्बन डैश हमने निकाल लिया, कार्बन का डिफरेंस 3 है, तो हमने डिफरेंस कर दिया। तो यहाँ पे 7/2 है, 3/2 है, तो माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 7 माइनस 3 इज 4, तो 4/2, तो 4/2 इज 2, तो 2 लेमडा डी बाई ए इक्वल टू 3 × 10⁻³ और उसके बाद लेमडा और कैपिटल डी दिया हुआ है, तो उनकी वैल्यू से पुट किया, फाइंड किया, कैलकुलेशन हुआ, तो ये आ जाता है 0.2 mm। ओके, 0.2 mm आंसर आ जाता है। आराम से इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर आगे। आइए बच्चों, तो उसी तरह का सवाल है, फिर से देखते हैं क्या कहता है। बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स falls on a single slit 1 mm wide and resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. What is the distance between the first bright fringes on either side of the central bright fringe? ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके बाद कलेक्ट कर लीजिए। जैसे लेमडा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर का, विथ सिंगल स्लिट की जो दी हुई है 1 mm है, और जो डिस्टेंस है 2 मीटर अभी। तो अब कहता है क्या कि डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस ऑन अदर साइड। तो देखिए, तो सेंट्रल हो गया, और फर्स्ट उसके बाद ही आएगा, यहाँ पर आएगा फर्स्ट, यही हमारा B1, ठीक है। लेकिन ये किसके किसके बीच लाई करेगा, तो बताया आपको y1 और y2 के बीच में लाई। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लेंगे, उसको हम y डैश कर देते हैं, है ना। जो 1 है, 1 कर, तो दिस विल बी y1 प्लस y2/2 इसके रूप में आएगा। और फिर आपको समझाया था 1 और 2 है, सीधा जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3, तो 3/2 और आगे लिख दीजिए लेमडा डी/3, ये जो भी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हमको आंसर क्या करना है, कहता है कि इसके बीच का डिस्टेंस भी, मतलब 2y1 डैश इक्वल टू 5, ये फाइंड। इसका मतलब हुआ 2y1 डैश, तो क्या होगा, एक इधर आके मल्टीप्लाई होगा 3 लेमडा डी बाई ए। ओके, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 2y1 डैश इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ लेमडा 600 नैनोमीटर, कैपिटल डी 2 एंड ए इज 1 millimeter of iron. So this becomes 3 to 5, 5 और 3 minus 4, so 6, 36 into 10 power minus 4। इसे हम 3.6 into 10 power minus 3 लिख सकते हैं, which means 3.6 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी थ्योरी आपको पढ़ाया हूँ अच्छे से उस सबको याद रखिए, तो किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या था, मिनिमा का पोजीशन, ये सेकेंड मिनिमा का पोजीशन, B1 जो था उसी के बीच में था। तो यहाँ से लेके ये भी तो y1 डैश ही है ना, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक मालूम गई थी, क्या हो गया 2 टाइम्स y1 डैश, ठीक है। अपने से बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट
फर्स्ट मिनिमा फॉर lambda 1 660 nanometer coincide with first maxima for wavelength lambda। तो इस बार क्या हुआ कि दो वेवलेंथ लेकर के आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट मिनिमा फॉर y1। तो फर्स्ट मिनिमा फॉर y1, तो y1 के फर्स्ट मिनिमा बनेगा, हमने पढ़ा है लैम्डा 1 लिखेंगे 50 बाई 11, इसका से पढ़ा हम। तो लैम्डा 1 हमारा है वो, और डी तो रहेगा ही, और अपना क्या कहता है कि दिस कोइंसाइड मतलब दिस इज इक्वल किसके, तो विद फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ लैम्डा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए हमने जाना कि वो कहाँ रहता है, y1 प्लस y2/2 पे रहता है, विच मींस 3/2 लैम्डा d/e पे रहता है। तो दिस इज 3/2, और इस बार लैम्डा की जगह लैम्डा 2 हो जाएगा, बाकी ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज वो था इक्वल। तो आप क्या करेंगे, हम सॉल्व करके ये कैंसिल हो गया, और आपको लैम्डा 1 दिया, तो लैम्डा 2 मान रहा है, यहाँ से बहुत आसानी से 2 को इधर लाई, लैम्डा 2 कैन 2/3 टाइम्स लैम्डा 1, तो 2/3 एंड लैम्डा 1 इज 660 नैनोमीटर। कर दो तो 4 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, बनाएंगे, बन जाएगा। चलिए बच्चों पढ़िए इसको, ऐसा सवाल है, देखिए ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर फॉर्म्स फ्रॉम ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ दिया हुआ है 0.04 सेंटीमीटर इन इट्स फोकल प्लेन। द इंसिडेंट लाइट कंटेन्स two wavelengths lambda 1 and lambda 2. It is found that fourth minimum corresponding to lambda 1 and the fifth minimum corresponding to lambda 2 occur at the same point or point दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर from the maximum। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, तो आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है फ्रॉनहोफर में, तो आप समझ जाइए कि जो फोकल लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा डी, स्क्रीन कैपिटल डी। स्लिट से कितनी दूरी पर होगा, तो वही, क्योंकि पैरेलल रे आती है, तो पैरेलल रे लेंस से पास करने के बाद अपने फोकस पर ही जाएगी, मिलेगी, है ना। तो वो कैपिटल डी मान लेना है, जो भी फोकल लेंथ होगा तो कैपिटल डी ले लेना है। बाकी सब तो एज यूजुअल है। तो आपको क्या कहा, लैम्डा 1 का फोर्थ मिनिमम, मतलब कि y4 मतलब 4 लैम्डा 1 है तो 1 d/a, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज फिफ्थ मिनिमम इज इक्वल टू y5। मान लीजिए वो दूसरा वाला है, तो उसको दूसरा वाला को दिखाने के लिए यहाँ पर डैश में आप मैक्सिमा नहीं समझ जाइएगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एंड ये कर देते हैं फॉर लेमडा, और इसी तरह से कर देता हूँ फॉर लेमडा 2। अब यहाँ पर जो 5 ही रखते हैं, तो दिस वाज 5 टाइम फिफ्थ मिनिमा है उसका, तो लेमडा 2/8, ठीक। तो फिफ्थ मिनिमा ऑफ लेमडा 2 ऐसे रखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह पर, मतलब 4 लैम्डा 1 d/a सेम एज 5 लैम्डा 2 d/a, यहाँ कैंसिल कर दीजिए, तो रिलेशन दिखता है 4 लैम्डा 1 इक्वल टू 5। अगर आपको याद हो इंटरफेरेंस में इस तरह से हम लोग कुछ काम करते थे, जब एक का मैक्सिमा किसी दूसरे के मैक्सिमा को फिल करता था, ऐसे ही सिचुएशंस आते थे, 4 टाइम्स लैम्डा इक्वल टू 5 टाइम्स लैम्डा, सेम सिचुएशन। अब हमें क्या करना है, कहता है कि दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करिए और इस डेटा को आप यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऑल्सो, जो जैसे y4 में मान लो तो 0.5 सेंटीमीटर टू 4 टाइम्स लैम्डा 1, लैम्डा 1 इज न्यू एंड द t is given at 1 मीटर फोकल लेंथ होगा, और ये 0.04 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा 1 को फाइंड करेंगे, तो लैम्डा 1 को फाइंड करेंगे, तो एक काम करेंगे 4 लैम्डा 1/4, इसका दोनों जीरो 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे 10 पावर 4 हो गया, तो लैम्डा 1 इक्वल टू वहाँ 0.5 को लिखिए 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 4, दिस बिकम 5 इंटू माइनस 7, ठीक है। मतलब कहने का 5000
लेमडा वन आपको इस तरह से प्राप्त हो गया। तो लेमडा टू यहाँ से उठा लीजिए, तो लेमडा टू विल बिकम 5 5 क्या है 4/5 टाइम्स लेमडा वन, 4/5 टाइम्स लेमडा वन 5000 एक्स्ट्रा यहाँ पे कैंसिल होगा, तो 4000 एक्स्ट्रा का जवाब। दूसरा आपका आंसर हो गया 4000, एक हो गया 5000 एक्स्ट्रा और दूसरा क्या आ गया 4000। ठीक है, तो सिंपल सा जो भी छोटी सी थ्योरी है उसको अगर आप याद रखें काम करें, आराम से आपका सारा काम होता चला जाएगा। एक बार खुद से भी बना के देख लीजिए ये सब। आइए बच्चों देखते हैं इन दो सवालों को फटाफट। देखिए, एक पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर passes through a slit of width 0.2 mm. Find the angular divergence in which most of the light is refracted. Angular divergence बोल रहा है, जैसे स्लिट दिया हुआ है और बोल रहा है कि बताइए कि ज्यादा से ज्यादा लाइट जिधर रिफ्लेक्ट हुआ उतना एंगल बताइए। तो कहाँ होगा, हम जानते हैं कि मैक्सिमम लाइट तो फर्स्ट मिनिमा में ही सारा का सारा आ जाता है। तो मैक्सिमम लाइट जो भी आएगा ये फर्स्ट मिनिमा के अकॉर्डिंग आएगा, सॉरी फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा के अलोंग आएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा तक इस तरह से एंगल बनेगा थीटा, आपसे थीटा पूछा जाएगा। तो इसके बारे में देखिए, तो ये वाला क्या हो गया बीटा हो गया, बीटा की वैल्यू 2 लैम्डा डी बाई ए हो गया यहाँ पर। और ये हो गया आपका थीटा, थीटा बराबर एल बाई आर का फॉर्मूला, आर का काम कर देगा ये टी, तो उस हिसाब से थीटा बराबर एल का काम करेगा बीटा और आर का काम करेगा टी। तो हम लिख देंगे बीटा बाई टी, और बीटा का जो था वैल्यू 2 लैम्डा डी बाई ए, 2 लैम्डा डी बाई आप पुट कर दो, बाकी को कट गया तो 2 लैम्डा बाई ए आ गया। ठीक है, दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसको याद रख सकते हैं हम जनरल वे में भी, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, 2 लैम्डा बाई। इंटरफेरेंस में हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ लैम्डा बाई डी हो जाता था सीधा सीधा, जहाँ डी आपका डिस्टेंस या लैम्डा बाई टू हिसाब से। और यहाँ पर क्या होता है 2 ऊपर में 2 लैम्डा, ठीक है, वहाँ सीधे सीधे लैम्डा बाई डी या लैम्डा बाई टू मानते हैं। ओके, तो ये थोड़ा अंतर है, ठीक है। तो 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी क्या है तो पुट कर दीजिए 2 इंटू देखिए 450 नैनोमीटर दिया और 450 नैनोमीटर डाल दीजिए बाई ए 2 mm, और अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको दिख जाएगा 4.5 -3 रेडियन। हो जाएगा सिंगल है तो रेडियन में ही आएगा। ठीक है, रेडियन में ही आप एल बाई आर का फॉर्मूला यूज करते हैं। थीटा आपका रिफ्लेक्शन पैटर्न में सेंटर वाला जो आता है 2 लैम्डा बाई ए आता है, ये सब पुट करेंगे 2 लैम्डा बाई ए आपको यहाँ इंटरफेरेंस में आपके पढ़ते थे तो उसमें आता था एंगुलर फ्रिंज विड्थ किसी का भी सबका एक जैसा ही रहता था, सेंटर हो चाहे कोई भी कोई का हो, तो उसमें आ जाता था लैम्डा बाई डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो टी अगर माने हैं तो लैम्डा बाई टी, और उसको अगर टू भी माने हैं तो लैम्डा बाई टू टी आती है। चलिए अब एक लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है लेकिन ठीक से देखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी पर आधारित होगा ये भी। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन द फ्रॉनहोफर डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑफ ए स्लिट इज मेजर्ड। एक एंगुलर विड्थ को नापा गया सेंट्रल मैक्सिमा का, फ्रॉनहोफर डिफ्लेक्शन जी को पढ़ना ही है, तो ऑफ ए स्लिट मेजर किया। स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 यूनिट्स, इसको इल्यूमिनेट किया। कहता है जब स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अनदर लाइट ऑफ वेवलेंथ अनदर वेवलेंथ देन एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय 30%। तो इसका मतलब लैम्डा कम कर दिया गया है। देखिए थीटा इज 2 लैम्डा बाई ए, ए का तो कुछ चेंजिंग करना नहीं है, लैम्डा कम करोगे थीटा कम हो जाएगा। तो कहता है क्या कि हमने दूसरा थीटा लिया और 30% से डिक्रीज हो गया आपका एंगुलर विड्थ थीटा। तो कैलकुलेट कर दीजिए वेवलेंथ को, है ना। फिर उसके बाद पूछता है बोलता है कि अगर सेम एपरेटस को सेम डिक्रीज हुआ रहता एंगुलर विड्थ में, अगर सेंट्रल मैक्सिमा के एंगुलर विड्थ में सेम डिक्रीमेंट हुआ रहता, अगर आपने ओरिजिनल एपरेटस को किसी लिक्विड में डुबा दिया होता तो सेम डिक्रीमेंट वही 30% का होता। आप लिक्विड में इस एपरेटस को डुबा दिया तो कहता है कि अभी भी वही 30% का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का क्या। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला को जनरल फॉर्मूला मानते हुए आप यूज करेंगे। थीटा इज 2 लैम्डा बाई ए, तो थीटा 1 के लिए काम करते हैं, थीटा 1 शुरू का 2 लैम्डा हो जाता है और बाद का 2 लैम्डा के बाद। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि जो बाद का है वो पहले वाले से 30% कम, इसका मतलब थीटा 1 माइनस थीटा 1 का 30%। ओके, थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय 30%। तो इस तरह से ये आप सॉल्व करेंगे तो 7/10 टाइम्स थीटा 1। ठीक है, 7/10 टाइम्स थीटा। तो बस अब क्या है थीटा 2 था 2 लैम्डा बाय ए, था 2 लैम्डा 1 बाय ए, तो पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए तो लैम्डा का रिलेशन 7/10 टाइम्स लैम्डा 1। ओके, लैम्डा 1 आपका दिया हुआ है फर्स्ट टाइम का वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, तो आपको पुट
50 है तो लेमडा 2 आ गया 4200 ओके। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इसको अगर आपने किसी लिक्विड में डाला तो लिक्विड में डालने से क्या होगा, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू लेमडा बाई म्यू हो जाएगी, ठीक है। तो लेमडा इन लिक्विड क्या हो जाएगा, लेमडा 1 बाई म्यू एल। अब क्योंकि सेम इफेक्ट आ रहा है, सेम डिक्रीमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये म्यू एल कुछ और नहीं बल्कि वही लेमडा 2 है। लेमडा 2 होने पर डायरेक्ट ऐसा आ रहा था, और अब लेमडा 1 था पहले, लेकिन लिक्विड में डालने पर लेमडा 1 लेमडा 2 बन गया, और फिर से वही तो कर दिया। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेमडा एल इज लेमडा 2, लिक्विड में डालेंगे तो ये बनेगा। So lambda L is what? Lambda 1 by mu L. Now mu L मुझे refractive index जो फाइंड करना है। तो mu 1 by lambda mu 1 सॉरी lambda 1 by mu L ये वाला हो गया। यहाँ पे lambda L is lambda 2, तो lambda L की वैल्यू lambda 1 by mu L यहाँ पे उठा के रख। तो ये lambda 2 था। अब उसके बाद mu L चाहिए तो लीजिए मतलब lambda 1 by lambda 2, तो lambda 1 by lambda 2 सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हैं। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 10/7 आ जाएगा, नहीं तो निकाले ही थे 6200, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो 10/7, ओके दैट इज ऑलमोस्ट 1.43 आपको आ जाएगा। तो न्यू जो लिक्विड का आएगा 1.4, ओके बच्चों। तो डिफ्रैक्शन में जो है आपको इसी सब टाइप का प्रॉब्लम करना है, ये 11 प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम से अगर आप कर लेते हो अच्छे से तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन आराम से बनेंगे, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है इसके प्रॉब्लम को लेकर के, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नीट में आता है, अक्सर आता है। तो आप एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके कंप्लीट कर लो, है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मन लगा के पढ़िए। इस वीडियो में यहाँ तक ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।